को प्यार भरा नमस्कार। आज हम शुरू करते हैं भारतीय भूगोल के तहत बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ये आपका होगा अध्याय 8 बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं बांध के बारे में। नदी के पानी को बड़ी बड़ी दीवारों से रोक दिया जाता है जिसे बांध कहते हैं। ऐसा करने से जहां बांध बनाया जाता है उसके पीछे कई वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में एक विशाल जलाशय का निर्माण हो जाता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। पहली आपकी बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों। झारखंड और वेस्ट बंगाल राज्यों में फैली दामोदर घाटी में यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना जो कि 1933 में शुरू हुई थी के आधार पर संयुक्त विकास के लिए 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। इस परियोजना में तिलैया, कोनार और मैथान जो कि झारखंड में पड़ते हैं तथा पंचेत पहाड़ी आपका जो कि आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है पर बांध बनाए गए हैं। कुल मिलाकर कितने 1, 2, 3 और 4। जबकि बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर तथा पतरातू में ताप विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है दोस्तों। दुर्गापुर में एक बड़ा अवरोधक इसी परियोजना के अंतर्गत निर्मित किया गया है। तिलैया बांध की दोस्तों बात करें, दामोदर की सहायक बराकर पर झारखंड के हजारीबाग में बनाया गया है। मैथान बांध आपका दामोदर और बराकर के संगम पर बनाया गया है दोस्तों। कुनार बांध की बात करें, दामोदर की सहायक कुनार नदी पर बनाया गया है। बोकारो विद्युत संयंत्र को यह जल उपलब्ध कराता है दोस्तों। वहीं पर पंचेत हिल दोस्तों दामोदर नदी पर वेस्ट बंगाल में बनाया है। वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिले में दोस्तों इसको बनाया गया है। ठीक है, ये आपका तिलैया, मैथान, कुनार, पंचेत सबसे लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं बारंबार। इन सभी को आपको मगअप करना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बनाई गई देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा बांध की दोस्तों बात कर लें, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ये 226 मीटर ऊंचा है दोस्तों। गुरुत्वीय बांध मतलब होता है कंक्रीट या पत्थर चिनाई से जो बना हो। बांध के पीछे बनी झील का नाम दोस्तों गोविंद सागर झील है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है दोस्तों। इसके बारे में मैं इसके पहले आपको बता चुका हूं कि ये जो है आपका गोविंद सागर झील और गोविंद पंत सागर झील में एक्चुअली क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। टिहरी 268 मीटर जो है ऊंचा है, जो कि के बाद एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध दोस्तों कौन सा है, भाखड़ा बांध। दोस्तों ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। आप मोटे मोटे तौर पर पहरा याद कर सकते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, पहरा के अलावा दोस्तों लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो 5 हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को आप और ऐड कर दीजिए तो आपका लाभान्वित होने वाले राज्यों की संख्या 5 है। अब हम दोस्तों बात करते हैं रेहंद परियोजना के बारे में। यूपी तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर पिपरी नामक स्थान पर बनाया गया है इसको। इस परियोजना के अंतर्गत 91 मीटर ऊंचे कंक्रीट बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध के नीचे ओबरा में विद्युत गृह का निर्माण किया गया है दोस्तों। कहाँ पे, ओबरा में। इसके अंतर्गत 466 किलोमीटर स्क्वायर, काफ़ी लंबा क्षेत्र है दोस्तों। ये क्षेत्र में विस्तृत गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों। अब हम दोस्तों बात करते हैं हीराकुंड बांध परियोजना के बारे में। पहले इसको उड़ीसा का शोक कहा जाता था। ठीक है, किसको, महानदी को। और इसी नदी पर उड़ीसा के संबलपुर में हीराकुंड नामक स्थान पर 4800 मीटर लंबा तथा 61 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस बांध की दोस्तों सुरक्षा के लिए बाईं ओर 10 किलोमीटर तथा दाईं ओर 11 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध बनाए गए हैं। इन तीनों बांधों की कुल संयुक्त लंबाई 25.8 किलोमीटर है दोस्तों। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं हम ब्यास परियोजना की। यहाँ भी आपका पहरा है, मतलब पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। निर्माण दोस्तों इसका पंजाब के कपूरथला जनपद में सतलज व ब्यास नदी के संगम पर किया गया है दोस्तों। कपूरथला जनपद में हरिके एक नामक जगह है दोस्तों, वहीं पर इसका निर्माण किया गया है। यहाँ से आपका हरिके नामक बैराज बनाया गया है और इसी बैराज से दोस्तों क्या है, राजस्थान नहर निकाली गई है जो अब इंदिरा नहर के नाम से जानी जाती है।
नहर निकाली गई है जो इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानी जाती है। एक्चुअली दोस्तों राजस्थान फीडर नाम है इसका, ठीक है। और ये जो है इंदिरा गांधी नहर से जाके मिलती है, इंदिरा नहर से, ठीक है। यह पूर्णतः पक्की एवं ढकी हुई विश्व की सबसे लंबी नहर है, 466 किलोमीटर लंबाई है, जो राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर जनपदों से गुजरती है। इसी नहर के कारण राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को भविष्य का अन्न भंडार कहा जाने लगा है। इस परियोजना के अंतर्गत पोंग नामक स्थान पर ब्यास बांध या पोंग बांध बनाया गया है दोस्तों। अब आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं गंडक परियोजना की। नेपाल के सहयोग से पूरी की गई है। इसमें मुख्य नहर गंडक पर बने वाल्मीकि नगर बैराज से निकाली गई है। वाल्मीकि नगर बैराज दोस्तों आपका पश्चिमी चंपारण जिला बिहार में है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कोसी परियोजना की बात करते हैं। बिहार राज्य में नेपाल के सहयोग से पूरी की गई है। मुख्य नहर कोसी पर बने हनुमान नगर बैराज जो कि नेपाल में स्थित है, वहाँ से मुख्य नहर निकाली गई है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंबल परियोजना की। मध्य प्रदेश व राजस्थान द्वारा संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध बनाया गया है चंबल परियोजना के अंतर्गत। वहीं राजस्थान में आपका राणा प्रताप सागर बांध व जवाहर सागर बांध दोस्तों बनाए गए हैं। इसको आप शॉर्ट से ऐसे याद कर सकते हैं, रा से आपका क्या हो जाएगा, राणा प्रताप सागर, ठीक है, और ज से आपका जवाहर सागर दोस्तों, और राज से आपका राजस्थान, और वहीं पर मध्य प्रदेश से गांधी सागर बांध दोस्तों। प्रमुख उद्देश्य क्या है, चंबल नदी की द्रोणी में मृदा का संरक्षण करने के लिए। चंबल नदी की द्रोणी में दोस्तों मृदा का संरक्षण ही जो है एक बड़ी समस्या है, क्योंकि वहाँ पे मृदा संरक्षित नहीं हो पाती हैं, ठीक है, इसलिए उसको उत्खात भूमि बोला जाता है। उसी को संरक्षित करने के लिए दोस्तों यह मतलब परियोजना लाई गई है। आगे बढ़ते हैं हम नागार्जुन सागर परियोजना की दोस्तों बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में कृष्णा नदी पर बनाई गई है दोस्तों ये नागार्जुन। यहाँ से आप अर्जुन ले लीजिए, यहाँ से कृष्ण ले लीजिए। अर्जुन और कृष्ण का साथ आपको पता ही है, तो नागार्जुन सागर आप भूलेंगे अब नहीं कि कृष्णा नदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना की बात कर लें दोस्तों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तीनों की संयुक्त परियोजना है। तुंगभद्रा नदी पर बनाई गई है, दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। पंपा सागर नामक जलाशय दोस्तों यहाँ पे है, पीछे इसके जो बना हुआ है इस परियोजना के। पंपा सागर से दोस्तों कनारा नहर निकाली गई है, ठीक है, निम्न स्तर नहर, उच्च स्तर नहर, कनारा नहर जो निकाली गई है दोस्तों वहाँ से। अब मयूराक्षी परियोजना की बात कर लेते हैं दोस्तों। छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग की एक छोटी नदी मयूराक्षी पर मसानजोर नामक स्थान पर बांध बनाकर झारखंड को बिजली तथा वेस्ट बंगाल को सिंचाई की नहरों से लाभान्वित किया जा रहा है। इसे कनाडा बांध भी कहते हैं। अच्छा दोस्तों, ये तुंगभद्रा परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली इसमें दोस्तों तेलंगाना शामिल नहीं है, ठीक है, इसमें आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ही शामिल है। पंपा सागर से जो नहर निकाली गई है कनारा नहर है, और दूसरा आपका एक और नहर है वो है लो लेवल कैनाल, और ये आपका क्या है, हाई लेवल कैनाल दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मयूराक्षी परियोजना, इसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ। कनाडा बांध दोस्तों इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कनाडा के सहयोग से बनाई गई थी। शरावती परियोजना की दोस्तों बात कर लेते हैं। कर्नाटक में भारत के सबसे ऊंची जोगिया महात्मा गांधी जलप्रपात पर बनाई गई है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं कोयना परियोजना की। महाराष्ट्र के कृष्णा की सहायक कोयना नदी पर इसको बनाया गया है। अगला है दोस्तों बगलिहार परियोजना, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाई गई है। इस बांध के निर्माण में पाकिस्तान सिंधु जल समझौते का उल्लंघन मानता है। इसी नदी पर बनाई जा रही दुलहस्ती परियोजना पर भी दोनों देशों में विवाद है दोस्तों। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, किशनगंगा परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं। जे&के में झेलम नदी पर 330 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। भारत झेलम नदी पर इस शाखा के जल को दूसरी शाखा में ले जाने के लिए 21 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग बनाने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान इसी और झेलम नदी पर बनाई जा रही वोलर बैराज परियोजना को भी सिंधु जल समझौते का उल्लंघन मानता है। एक्चुअली पाकिस्तान भारत में किसी भी तरह की जो पंचनद है वहाँ पे जितनी भी परियोजनाएं बनाई जा रही हैं सबको वो क्या मानता है, सिंधु जल समझौते का उल्लंघन ही मानता है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम पोलावरम परियोजना की। इसे इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर स्थित है। इसके अंतर्गत कृष्णा व गोदावरी नदियों को दोस्तों जोड़ा जाएगा पोलावरम परियोजना के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं हम पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना की।
भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर इसको बनाया गया है। विश्व का यह दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, 315 मीटर ऊंचाई है। निर्माण 2018 से 2026 तक के लिए इसको रखा गया था कि 2026 तक ये पूरा हो जाएगा। और इसमें देखिए आपका दोस्तों महाकाली नदी यहाँ से निकलती है, सरयू, इसके मिलन पे ही पंचेश्वर बांध बनाया गया। आगे आपका देखिए यहाँ पे स्थलगढ़ बांध है, फिर ये आपका पूर्वागिरी बांध है, फिर देखिए आपका टनकपुर बैराज है, बनवासा बैराज है उत्तराखंड में। महाकाली सिंचाई नहर यहाँ से देखिए दोस्तों निकाली गई है, और यहाँ बनवासा बैराज से देखिए दोस्तों शारदा नहर निकाली गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो शारदा नहर है दोस्तों, ये क्या करती है, उत्तर प्रदेश के 15 जिलों इससे जो है लाभान्वित होते हैं, जिसमें मुख्य है पीलीभीत, लखनऊ, सुल्तान, PBH मतलब प्रतापगढ़, और आपका ये जौनपुर, ये इलाहाबाद, ये सुल्तानपुर है। बुनाखा परियोजना के बारे में दोस्तों बात कर लें तो सरकारी पनबिजली कंपनी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा भूटान में इसको बनाया गया है। एक्चुअली दोस्तों ये यहाँ पे आप जो ये LQ या SLN, PBH, JNU, ALLD देख रहे हैं, एक्चुअली दोस्तों मैं रेलवे में काम करता हूँ, इसलिए जो स्टेशनों के जो कोड नेम वहाँ पे दिए जाते हैं उसी को मैंने लिख दिया है यहाँ पे, सो इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम बुनाखा परियोजना की बात करते हैं। हाँ, इसके बारे में तो बता ही चुका हूँ, भूटान में। अगला है देखिए दोस्तों रेणुका बांध परियोजना, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना की सहायक गिरि नदी पर बनाई गई है। दिल्ली में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए इस परियोजना को लेकर लंबे समय से आदिवासी अधिकार व वन भूमि को लेकर विवाद चल रहा था दोस्तों। देखिए दोस्तों यमुना निकलती है यमुनोत्री से, इधर से गिरि नदी है। यमुना देखिए लखवर ब्यासीबाद यमुना पे है। फिर दोस्तों ये आगे बढ़ती है, टोंस नदी यहाँ आके मिलती है, और टोंस नदी भी देखिए आपका कौन सा है, किसाऊ बांध है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हुए आती है दोस्तों यहाँ पे गिरि नदी मिलती है। गिरि नदी पे देखिए आपका कौन सा, रेणुका बांध है। और नीचे जब यमुना जाती है हथिनीकुंड बैराज पड़ता है दोस्तों। फिर और नीचे जाती है ताजेवाल बैराज है। ताजेवाल बैराज से ही दोस्तों पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर दोस्तों निकाली गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम किसाऊ परियोजना की बात कर लेते हैं। तो यह किसाऊ परियोजना आपका टोंस नदी पर है, अभी मैंने आपको बताया, ये वाला देखिए, ठीक है। यह एक बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना है, उत्तराखंड के देहरादून और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में प्रस्तावित है। केन बेतवा लिंक परियोजना की दोस्तों बात कर लें तो शुभारंभ इसका 25 अगस्त 2005 को प्रायद्वीपीय नदी विकास योजना के अंतर्गत किया गया, अमृत क्रांति के नाम से। अमृत क्रांति दोस्तों कई बार पूछा है किससे संबंधित है, केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रारंभ की गई यह परियोजना देश की प्रमुख नदियों को जोड़ने की दिशा में एक सफल पहल है। दोनों नदियों को जोड़ने के लिए दौधन बांध व 230 किलोमीटर लंबी नहर तैयार की जाएगी, जो बेतवा नदी पर बने बरुआ सागर जलाशय में मिलाई जाएगी। मतलब केन और बेतवा को जोड़ दिया जाएगा भविष्य में। मार्च 2021 में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे दोस्तों। और दोस्तों ये जो आपका केन बेतवा लिंक परियोजना है दोस्तों, ये 2024 में मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी MOA पर जो है हस्ताक्षर हो चुके हैं MP और UP में दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता ही कि मार्च 2021 में त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, जिसके आधार पर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी यानी KBLPA दोस्तों इसका गठन कर दिया गया था। वर्तमान स्थिति की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो यह परियोजना दोस्तों वर्तमान में कार्यान्वयन के चरण में है, अर्थात काम चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। और इसमें दोस्तों आपका जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है ये दोस्तों 90% वहन कर रही है पूरे खर्चे का, जबकि मध्य प्रदेश और UP 10% कर रहे हैं इसके जो पूरा जो खर्चा होगा दोस्तों, ठीक है। और यह परियोजना चूँकि अब ये पन्ना टाइगर रिजर्व से, ये भी पूछा जाता है दोस्तों, पन्ना टाइगर रिजर्व से यह परियोजना निकल रही है, तो इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है दोस्तों। और इस पर भी जो है हाँ मतलब लगातार चर्चा बनी रहती है कि इसके कारण पन्ना टाइगर रिजर्व क्या होगा, प्रभावित होगा दोस्तों। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सरदार सरोवर परियोजना की। इसकी संकल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रस्तुत की थी, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम सरदार सरोवर परियोजना रखा गया। आधारशिला उन्होंने इसकी 5 अप्रैल 1961 को रखी थी। पंडित नेहरू जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात की संयुक्त परियोजना है ममरागू की। यह परियोजना नर्मदा व उसकी सहायक नदियों पर बनाई जा रही है।
ठीक है। नर्मदा दोस्तों ये भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। पहली है गंगा, दूसरी है गोदावरी, तीसरी है कृष्णा, चौथी है यमुना, 5वीं है नर्मदा। इस परियोजना में 30 बड़े 135 मध्यम 3000 लघु बांध बनाए जा रहे हैं। नर्मदा नदी के कुल अपवाह क्षेत्र का 86% दोस्तों कहाँ है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है दोस्तों। पूर्ण होने के पश्चात यह परियोजना भारत का सबसे बड़ा कमान क्षेत्र विकसित करेगी दोस्तों। 17 सितंबर 2017 को पीएम ने गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में केवड़िया नामक स्थान पर नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध जो है दोस्तों राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। अब हम दोस्तों बात करते हैं टिहरी परियोजना की। उत्तराखंड के टिहरी नामक स्थान पर भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर यह भारत का सबसे ऊंचा चट्टान आपूरित बांध होगा, 261 मीटर ऊंचाई। यह भूकंप जोन 5 यानी अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है भूकंप की दृष्टि से, जो कि भूकंप संभाविता की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है। यद्यपि इस बांध का आयु जो है दोस्तों 160 वर्ष अनुमानित है, परंतु गाद जमा होने से लगातार जो उसमें सिल्ट नीचे जमा होता रहता है दोस्तों, मतलब नदियाँ जो अपने साथ सिल्ट ले आती हैं पहाड़ों से, वो क्या होता है बांध में आके लगातार जमा होता रहता है। इससे क्या होता है बांध की आयु दोस्तों वो कम होती रहती है। इसलिए इसको बोला गया है कि 61 वर्ष की कमी भी की जा सकती है। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना की दोस्तों बात कर लेते हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सतलुज जल विद्युत निगम और नेपाल के निवेश बोर्ड के बीच जुलाई 2021 में नेपाल में लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना को पूरा करने के लिए काठमांडू में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मोटा मोटा दोस्तों आप इतना याद कर लीजिए, लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना नेपाल से संबंधित है, जिसमें भारत सहयोग कर रहा है। आगे दोस्तों बात करते हैं हम देवसारी बांध परियोजना की बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड के पिंडर घाटी में गढ़वाल के चमोली जिले में पिंडर नदी पर दोस्तों 6 विद्युत परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। पिंडर नदी के बारे में आपको बता चुका हूं, ठीक है। पिंडर नदी आप कमेंट करके बताइए कि इसकी सहायक नदी है। और यहाँ पे एक मतलब प्रयाग नाम पे, जैसे आपका देवप्रयाग हो गया, कर्णप्रयाग हो गया, तो वो कौन सा प्रयाग है जो पिंडर नदी जहाँ पे आकर मिलती है, उस स्थान का नाम भी आप कमेंट करें दोस्तों। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। हाँ, 6 विद्युत परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, इनमें सबसे बड़ी आपका देवसारी बांध परियोजना है। कृष्णा नदी जल बंटवारे की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र और तेलंगाना के मध्य अगस्त 2016 में गोदावरी, प्राणहिता व पेनगंगा नदियों के जल बंटवारे को लेकर ऐतिहासिक समझौता हुआ। प्राणहिता, पेनगंगा ये सब किसकी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइए। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। इस समझौते के माध्यम से निर्माणाधीन तुम्मीडी हट्टी बांध की ऊंचाई 152 मीटर से घटाकर 148 मीटर जो है दोस्तों निर्धारित की गई है। मोटा मोटा याद करिए, कृष्णा नदी जल बंटवारा किनके बीच है, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच, ठीक है। यह नदी अंतः संपर्क परियोजना के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। गोदावरी कृष्णा लिंक को पोलावरम विजयवाड़ा लिंक भी कहा जाता है, क्योंकि ये गोदावरी में पोलावरम नामक स्थान और कृष्णा में आपका विजयवाड़ा नामक स्थान पर जोड़कर आपस में एक लिंक के तहत, एक नहर के तहत लिंक इनको किया जा रहा है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मुल्ला पेरियार बांध विवाद। यह बांध केरल के इडुक्की जिले में मुल्लायर व पेरियार नदियों के संगम पर बना है। इस बांध को लेकर केरला और तमिलनाडु के बीच विवाद है। इसे 1895 में बनाया गया था दोस्तों। यह बात केरला में है, जबकि इससे जल का जो है उपयोग इसके कौन करता है, तमिलनाडु करता है। अब दोस्तों बात करते हैं फरक्का बैराज परियोजना की। वेस्ट बंगाल में गंगा नदी पर है। गंगा की धारा पर बने इस बैराज को फरक्का नाम दिया गया है। इस बांध से फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन को भी जल की आपूर्ति होती है। इस बांध का निर्माण हुगली नदी पर स्थित कोलकाता बंदरगाह को गाद मुक्त करने के लिए किया गया था। गाद मुक्त यानी सिल्ट वहाँ पे कम से कम पहुँचे। 1950-60 के दशक में एक बड़ी समस्या थी, क्या, गाद। इसके अतिरिक्त निर्माण का एक उद्देश्य गर्मी के मौसम में हुगली नदी का प्रवाह बनाए रखने के लिए गंगा नदी के जल को हुगली में छोड़ने के लिए किया गया था। इस बात को लेकर बांग्लादेश और भारत के बीच विवाद है। गंगा में प्रवाह की कमी के कारण बांग्लादेश में मछली पालन, पेयजल, स्वास्थ्य और नौकायन पर विपरीत प्रभाव पड़ता था। 1996 में दोनों देशों के बीच 30 वर्षों के लिए फरक्का जल संधि पर दोस्तों समझौता हुआ था, लेकिन उसका पालन अभी नहीं किया जा रहा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कावेरी जल बंटवारे की। ये जो है कावेरी जल बंटवारा विवाद किसके किसके बीच है, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच है दोस्तों। कावेरी घाटी में एक हिस्सा केरल का भी है। यह पांडिचेरी के कराईकल से होकर गुजरती है। इस प्रकार यह विवाद अब 4 राज्यों में फैल गया है दोस्तों, पाके तक, ठीक है। पांडिचेरी, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तमिलनाडु और कर्नाटक सिंचाई के पानी की ज़रूरत की वजह से कावेरी के मुद्दे पर दशकों से लड़ रहे हैं दोस्तों। मतलब ये वाला विवाद जो है कई बार आपका एग्ज़ाम से पूछा गया है, तो इसको ज़रूर आप देखिएगा।
आगे दोस्तों बढ़ते हैं। वर्तमान समय में समस्या के समाधान के लिए कावेरी नदी बेसिन प्राधिकरण बनाया गया है, जो संपूर्ण नदी बेसिन के विकास का कार्यक्रम तय करेगा। अब दोस्तों नदियों के संबंध में पड़ोसी देशों के साथ जो समझौते हुए उसके बारे में देख लेते हैं। शारदा या महाकाली संधि दोस्तों नेपाल के साथ की गई है 1996 में। इसमें पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों शामिल है। कोसी संधि के बारे में बात करें, यह भी नेपाल के साथ 1954 में नेपाल में कोसी बैराज निर्माण के लिए इसका इस समझौते को किया गया था। कोसी बैराज या हनुमान नगर बैराज दोस्तों, इसके बारे में बता चुका हूँ आपको मैं। गंडक संधि की बात कर लें, 1959 में नेपाल के साथ इसको किया गया था। नेपाल में गंडक बैराज या वाल्मीकि नगर बैराज के निर्माण के लिए। गंगा संधि की दोस्तों बात कर लें, फरक्का में गंगा जल की भागीदारी के लिए 1996 की भारत बांग्लादेश संधि दोस्तों हुई है। जल संसाधन के संगठन या संस्थान की बात कर लें, केंद्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ है? खड़गवासला पुणे में। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग दोस्तों कहाँ है? पटना में। बाण सागर नियंत्रण बोर्ड दोस्तों कहाँ है? मध्य प्रदेश के रीवा में। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की सरकारों के मध्य एक नियंत्रण बोर्ड है, जिसका उद्देश्य सोन नदी पर बाण सागर परियोजना को कारगर ढंग से शीघ्र पूरा करना है। बेतवा नदी बोर्ड की दोस्तों बात कर लें, झांसी मध्य प्रदेश यूपी का संयुक्त उद्यम है। बेतवा नदी बोर्ड आपका झांसी में स्थित है दोस्तों। राजघाट का नाम, पहले जो है राजघाट परियोजना जो थी उसका नाम बदलकर अब रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना कर दिया गया है दोस्तों। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान आपका रुड़की में है उत्तराखंड के। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी आपका कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में। नदी बेसिन विकास कार्यक्रम की अगर दोस्तों हम बात करें तो नदी बेसिन जो है संपूर्ण नदी अपवाह के लिए बनाई जाने वाली परियोजना होती है। उदाहरण के लिए यदि कावेरी नदी बेसिन के लिए योजना बनाई जाए तो केरल और कर्नाटक के पर्वतीय भागों में जल विद्युत, कर्नाटक के पठारी भागों में पशुपालन एवं तमिलनाडु और पुदुचेरी के मैदानी भागों में कृषि का विकास किया जा सकता है। इस प्रकार संपूर्ण नदी बेसिन क्षेत्र में रहने वाले लोग लाभान्वित होंगे दोस्तों। इसीलिए अब कमान क्षेत्र के स्थान पर नदी बेसिन विकास की जो है अवधारणा ये इस पर अधिक बल दिया जा रहा है। अब कमान क्षेत्र नहीं, उसका नाम क्या हो जाएगा? बेसिन विकास परियोजना। वर्तमान में 23 बृहद नदी बेसिन व 200 लघु नदी बेसिन है, जिन्हें पदानुक्रमित करते हुए विकास परियोजनाएं बनाई जा रही हैं दोस्तों। वाटरशेड विकास वस्तुतः नदी बेसिन की छोटी इकाई के अंतर्गत आता है। इसमें औसतन 500 हेक्टेयर भूमि शामिल की जाती है इसमें वाटरशेड विकास में दोस्तों। जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम की बात कर लें, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, यह नदी बेसिन प्रबंधन की लघु स्तरीय इकाई है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के विकल्प के रूप में इसे देखा जा रहा है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी व्यवस्थित ढंग से शुरुआत की गई है दोस्तों। आप दोस्तों कमेंट करके बताइए कि 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9वीं पंचवर्षीय योजना में हनुमंतराव समिति व मोहन धारिया समिति की अनुशंसा को आधार बनाते हुए 2 अक्टूबर 2002 से इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी गई। इसकी सफलता के लिए पंचायती राज व्यवस्था से इसे जो है पंचायती राज व्यवस्था से जोड़ दिया गया है दोस्तों। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो उसमें हरियाली नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया गया, जो जल संभरण प्रबंधन से ही संबंधित है। पूछा जाता है हरियाली किससे संबंधित, आप बताएंगे जल संभरण प्रबंधन से दोस्तों। दोस्तों खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना की बात कर लें तो यह भारत और भूटान के बीच पहली संयुक्त उद्यम परियोजना होगी। 600 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर परियोजना को पूर्वी भूटान में खोलोंगछू नदी पर स्थापित किया जाएगा। देश का एक बड़ा भूभाग सूखा एवं बाढ़ से प्रभावित रहता है। इस समस्या को हल करने के लिए 1982 में राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण कब? 1982। नमामि गंगे परियोजना की बात कर लें दोस्तों तो 19 सितंबर 2017 को केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्रालय ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत यूके में 905 करोड़ रुपए की लागत वाली 32 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा लागू किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल बहुउद्देशीय परियोजना के तहत पार्ट 2 पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।